दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम एक 47 वर्षीय पुरुष जातक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनका जन्म 1977 का है और इनकी शादी नहीं हुई है। विवाहहीनता जो बोलते हैं, इसको विवाहहीनता के योग क्या होते हैं, इस कुंडली के माध्यम से आपको बताएंगे और इस कुंडली में बताएंगे कि शादी जातक की क्यों नहीं हुई है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन जो ज्योतिष सीखने वाले जातक हैं, व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो उनको सीखने के लिए बहुत कुछ इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली है, क्योंकि ये वीडियो मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा कि शादी क्यों नहीं हो पाई, इसलिए हम सिर्फ चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। हालांकि ये एक निजी क्षेत्र में उच्च पद पर कार्यरत हैं इस समय भी, और इनकी शादी बेशक नहीं हुई है, लेकिन अनेक इनके प्रेम संबंध रहे। शादी ना होने के प्रमुख कारण क्या रहे, वो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। वृश्चिक लग्न की कुंडली, जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंडली का पहला भाव होता है। इसको स्वामी बनते हैं आपके मंगल, जो कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में गुरु के साथ बैठे हुए हैं। लग्नेश का जब भी छठे आठे भारे में जब लग्नेश जाते हैं, जीवन में थोड़ा संघर्ष ज्यादा कराते हैं। यानी कुंडली का पहले भाव को स्वामी कुंडली के छठवें, आठवें या 12 भाव में जाता है, तो जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में या प्रत्येक क्षेत्र में ज्यादा संघर्ष वो कराता है। अब आते हैं सीधे मुद्दे की बात पे कि विवाह क्यों नहीं हुआ। तो कुंडली का जो सप्तम भाव है, जहां पे 2 नंबर लिखा है, वो जातक के वैवाहिक सुख का, जीवन साथी का भाव होता है। वो आपके दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। और जो शुक्र, जो आपके जो ग्रह हैं, शुक्र देव, वो स्त्री के कारक ग्रह हैं, जो आपके वैवाहिक जीवन को नियंत्रित करते हैं। तो किसी भी जातक के वैवाहिक सुख के बारे में हमें जानना हो तो कुंडली के सप्तम भाव और शुक्र के बारे में हम जानेंगे। इसके साथ साथ जहाँ 7 नंबर लिखा है, वो कुंडली का 12वां भाव होता है। ये 12 भाव होता है आपके शैया सुख का। इसके बारे में भी हमें जानकारी रखनी चाहिए कि इस भाव की क्या स्थिति बन रही है। कुंडली का अष्टम भाव, जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ, ये दिखाता है कि आपका विवाह कितने लंबे समय तक चलेगा। यानी कि कहीं तलाक होने के कोई योग तो नहीं है कुंडली में, या आपकी जीवन साथी की मृत्यु के योग तो नहीं है। ये अष्टम भाव की प्रमुख भूमिका होती है उसमें। कुंडली का दूसरा भाव, जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है, ये होता है कुटुंब का, परिवार का। जब 2 लोगों की शादी होती है, 2 परिवार मिलते हैं, तो परिवार की वृद्धि होती है। जब संतान के जन्म होते हैं, तब भी परिवार की वृद्धि होती है। तो ये इसका भी बड़ा भूमिका होती है। चौथा भाव होता है आपके पति पत्नी के बीच के प्रेम का। लेकिन इन सब भावों का हमें कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि शादी जब होगी तब पति पत्नी के बीच का प्रेम होगा, तब कुटुंब की वृद्धि होगी, तब यहाँ डिवोर्स की या जीवन साथी की मृत्यु के योग बनेंगे। लेकिन यहाँ जब तक की शादी नहीं हुई है, तो शादी क्यों नहीं हुई, अब सीधे बात करते हैं कुंडली का सप्तम भाव। तो शादी ना होने में बहुत से कारण होते हैं ज्योतिष में, लेकिन सबसे प्रमुख जो होते हैं वो शनिदेव होते हैं। क्योंकि शनिदेव ही किसी भी कार्य में देरी के कारक ग्रह होते हैं, और कभी कभी उस कार्य को पूरी तरह से प्रतिबंधित रोक देते हैं। तो जब भी कुंडली में शनि का सप्तम भाव के स्वामी, ये लगन, चंद्रमा, सूर्य, इनसे संबंध बनता है, तो जातक के वैवाहिक जीवन में वो सुख की हानि करता है, या उसके वैवाहिक जीवन को वो खत्म करने के प्रयास करता है। इस कुंडली में आप देखेंगे तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। देखिए, एक तो शुक्र स्त्री का यानी कि पत्नी का कारक ग्रह हो गया। दूसरा, शुक्र जो है आपके सप्तम भाव को स्वामी बनता है। सप्तम भाव मतलब जीवन साथी के भाव का स्वामी। तो शुक्र सप्तम भाव को स्वामी होके आपकी कुंडली में, यानी इनकी कुंडली में, जीवन साथी का 2 तरह से प्रतिनिधि बन गया। एक तो शुक्र पत्नी का कारक ग्रह है, दूसरा सप्तम भाव का भी स्वामी हो गया। अब ऐसे शुक्र पे जो भी ज्यादा, जैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, उतना ही ज्यादा गहरा प्रभाव जातक के जीवन साथी के संदर्भ में, विवाह के मामले में देखने को मिलेगा, क्योंकि वही कारक हो गया, वही भाव का स्वामी हो गया। नियम ये होता है कि भाव, भावेश, कारक तीनों की स्थिति देखी जाती है। यहाँ पे सप्तम भाव को स्वामी शुक्र बनता है, वो जो शनि के साथ बैठे हुए हैं दशम स्थान में। सप्तम भाव के स्वामी की दशम स्थान में स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन ये शनि के साथ बैठे हुए हैं, यानी कि शुक्र का शनि के साथ बैठ गए। सप्तम भाव को स्वामी बनते हैं शुक्र, वो शनि के साथ बैठ गए, और शनि की दशम भाव पे दृष्टि, शनि की दशम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो आप देखेंगे भाव, भावेश और कारक तीनों पर शनि का युति या दृष्टि से प्राप्त पड़ गया। भाव, भावेश और कारक, भाव पर दृष्टि पड़ गई, दशम दृष्टि पड़ गई शनिदेव की, भाव के स्वामी शुक्र, और कारक स्त्री कारक शुक्र शनि के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ आप समझ सकते हैं भाव, भावेश और कारक तीनों पर शनि की दृष्टि है, या शनि का प्रभाव है युति के आधार पे। लेकिन इतने से जो है विवाह पूरी तरह से रुक नहीं सकता। ये विवाह में देरी का तो प्रमुख कारण हो सकता है, लेकिन विवाह को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं कर सकता, विवाहहीनता का योग नहीं बनाता। इस स्थिति में देखेंगे आप
और विवाह की देरी में आप देखेंगे तो जब भी शनि सप्तम भाव को देखें, सप्तम भाव में बैठे, दशम में बैठे, आपके लगन में बैठे, आपके पंचम में बैठे, इन स्थिति में आपके सप्तम भाव को शनि देखेंगे। ऐसी स्थिति में शादी में देरी तो हो सकती है, लेकिन विवाह आपका वहां पे हो जाएगा। यहाँ पे विवाह नहीं हुआ, शनि ने देरी, तो शनि की आपकी युति या दृष्टि के आधार पर ये तो हमें समझ में आता है कि ये शादी में देरी करा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो विवाह नहीं हुआ। उसके प्रमुख कारण आप क्या निकलेंगे? अब आते हैं हम राशियों के आधार पर बात करेंगे कि जो बंजर राशियां होती हैं, मिथुन राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, ये बंजर राशि होती हैं, और अर्ध बंजर राशि होती है मेष, धनु और मकर। 1, 9 और 10, मेष, धनु और मकर, ये अर्ध बंजर राशि होगी। तो जब भी ग्रह आपके बंजर और अर्ध बंजर राशियों में बैठेंगे तो वो उस भाव की और अपने कारक की वो हानि करेंगे, उस भाव या कारक के जीव सुख की वो हानि करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बंजर राशि में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, शनि, शुक्र और बुध, और आपके बंजर राशि में सूर्य और राहु भी बैठे हुए हैं, और बंजर राशि में आपके मंगल और बुध बैठे हैं। आप देखेंगे इस प्रकार से मंगल बुध 2 ग्रह, शनि शुक्र बुध 3, और राहु और सूर्य 2, 3, 5, 2, 7 ग्रह, आपके 9 में से 7 ग्रह बंजर राशि में बैठे हुए हैं। इसका अर्थ यह निकलता है कि जिस जिस भाव के ये कारक बनते हैं, जिसके ये कारक बनते हैं, जिस भाव के स्वामी बनते हैं ये ग्रह, उनके जीव सुख की वो हानि करेंगे। तो सप्तम भाव का स्वामी शुक्र बनता है, और वो स्त्री का कारक ग्रह भी है, और वो बंजर राशि में बैठा हुआ है। जो सिंह राशि है, एक तो सिंह शत्रु राशि होती है शुक्र के लिए। शुक्र आपकी किसी भी लगन की कुंडली हो, शुक्र जब भी सिंह राशि में बैठेंगे तो वो वैवाहिक जीवन के मामले में कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट वो देते हैं, क्योंकि सिंह राशि शत्रु राशि होती है शुक्र के लिए। यहाँ पे ये बंजर राशि भी होती है, तो सप्तम भाव का स्वामी बन के शुक्र दोहरा प्रभाव लेंगे आपके विवाह जीवन को नियंत्रित करने के लिए, और वो बंजर राशि में बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया। और जो मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया कि शनि का भाव, भावेश और कारक तीनों पे आपका युति दृष्टि से प्रभाव पड़ रहा है, वो देरी करा रहे हैं। यहाँ बंजर राशियों की भूमिका पूरी स्पष्ट हो जाती है। आप देखेंगे ये दूसरा भाव जो होता है, ये विवाह के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये आपका दिखाता है आपका कुटुंब, परिवार में वृद्धि के लिए। इस भाव का स्वामी आप देखेंगे तो ये अष्टम में आ गया, और नैसर्गिक अशुभ ग्रह, नैसर्गिक पापी ग्रह मंगल के साथ बैठा हुआ, तो दिखाता है कि भाई कुटुंब में वृद्धि में वहां पे देरी होगी, परेशानी होगी, वहां पे संकट के संकेत हम मिलते हैं। 12 भाव जो सही शुक्र का भाव है, इसका स्वामी बनता है शुक्र, जो 7 नंबर जहां पर लिखा है, और वो पहले जैसे हमने बता दिया शुक्र बनता है, और वो बंजर राशि में बैठा हुआ है और शनि के साथ बैठा हुआ है, जहां से शनि की तीसरी दृष्टि आपके इस 12 भाव पे पड़ती है, जो सही शुक्र को कम कर रही है। तो बंजर राशि की यहाँ पे सबसे प्रमुख भूमिका होती है। जब भी विवाहहीनता के या संतानहीनता के मामले निकल के आते हैं तो वहां पे बंजर राशि स्पष्ट अपना संकेत देती है। यहाँ पे भी आप देखेंगे बंजर राशियों में आपके 7 ग्रह बैठे हुए हैं। अब इसके बाद आप देखें एक योग जो शास्त्रीय ज्योतिष ग्रंथों में दे रखा है कि चंद्रमा पे मंगल का प्रभाव युति दृष्टि से और शुक्र पे शनि का प्रभाव युति दृष्टि से, ऐसा जातक जीवन भर कुंवारा रहता है, यानी कि उसकी शादी नहीं होती है। इस कुंडली में आप देखें तो चंद्रमा तीसरे भाव में 10 नंबर जहां लिखा हुआ है मकर राशि में बैठे हुए हैं, और मंगल बैठे हैं आपके अष्टम भाव में जहां 3 नंबर लिखा हुआ है। तो मंगल की अष्टम दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है, जो हमने अभी आपको बताया कि चंद्रमा पे मंगल का प्रभाव और शुक्र पे शनि का प्रभाव यह जातक को जीवन भर कुंवारा रख सकता है या विवाहहीनता देता है। तो मंगल की अष्टम दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है, और शुक्र के साथ शनि बैठे हुए हैं पहले से ही कुंडली में, जो पहले हम विश्लेषण कर चुके हैं। शुक्र के साथ शनि बैठे, तो ये नियम भी पूरा बैठता है कि इस कुंडली में चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि है और शुक्र शनि के साथ बैठे हुए हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि क्योंकि चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है और शुक्र भी एक स्त्री ग्रह है, चंद्रमा भी पत्नी को नियंत्रित करते हैं, मुख्य रूप से नहीं, ये आप सहायक ग्रह के रूप में देख सकते हैं, लेकिन शुक्र मुख्य रूप से स्त्री का कारक ग्रह होता है। जब 2 स्त्री कारक ग्रहों पे 2 नैसर्गिक पापी ग्रह मंगल और शनि का युति दृष्टि से पाप पड़ता है, तो जातक का वैवाहिक सुख, स्त्री सुख कम हो जाता है। इसका लॉजिक इतना है। तो यहां से हमने आपको बता दिया, ये लगन कुंडली के आधार पर हमने विश्लेषण कर दिया। और इसके बाद आप यहाँ पे चंद्र कुंडली के आधार पे आप देखेंगे, ये जहाँ चंद्रमा आपके तीसरे भाव बैठा है मकर राशि में, तो चंद्र कुंडली के आधार पे आप देखेंगे तो सप्तम भाव बनता है आपका, जहाँ जो चौथा अंक लिखा हुआ है ये सप्तम भाव बनता है चंद्र कुंडली के आधार पे।
क्योंकि ज्योतिष में आपको हमने ये सीखा कि लगन आपकी चंद्रमा भी होती है, लगन तो लगन कुंडली होती है, चंद्रमा को भी लगन की तरह दिखना चाहिए और चंद्रमा से भी फलित यहाँ पे करना चाहिए। तो आप देखेंगे चंद्र कुंडली से सप्तम भाव को आप देखेंगे तो इसके ठीक पीछे आपके मंगल बैठे हुए हैं और इसके ठीक आगे आपके शनि बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि चंद्र कुंडली से सप्तम भाव पाप कर्तरी दोष में आ गया। ये चंद्रमा हो गया, चंद्र इसको चाहे हम लगन मान लेंगे, ये चंद्र कुंडली बन जाएगी और इससे ठीक सप्तम भाव ये जो कुंडली का नवम भाव है वो चंद्र कुंडली से सप्तम भाव बनेगा, जहां पे चौथा अंक लिखा हुआ है। इस भाव को देखेंगे तो इसके ठीक पीछे मंगल है और ठीक आगे आपके शनिदेव बैठ गए। यानी कि चंद्र कुंडली से सप्तम भाव आपका पाप कर्तरी दोष में है। ये दिखाता है कि जीवन साथी अथवा वैवाहिक जीवन पाप कर्तरी दोष में आ गया। कैची आगे शनि पीछे मंगल, कैची दोनों नैसर्गिक पापी ग्रह हैं, इसलिए इस भाव की 60% हानि कर देंगे। जब भी कोई भाव अथवा भावेश पाप कर्तरी दोष में आता है तो उसके जीव सुख की आपकी नैसर्गिक हानि हो जाती है, लगभग 60% उसकी हानि हो जाती है इस पाप कर्तरी दोष के आधार पे। अब आप देखेंगे इस चंद्र कुंडली से सप्तम भाव को स्वामी स्वयं चंद्रमा बन जाते हैं और जिसपे आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, अष्टम दृष्टि मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो आप इस तरह से आप देखें तो चंद्र कुंडली से सप्तम भाव पीड़ित नजर वहां पे आता है। जो मैंने यहाँ पे 24 अंक लिखा है, ये 25 अंक लिखा है, ये सर्वाष्टक वर्ग के आधार पर लिखा है कि सर्वाष्टक वर्ग में सप्तम भाव को मात्र 24 बिंदु मिली हुई है, 24 रेखाएं मिली हुई हैं और द्वादश भाव में आपके सर्वाष्टक वर्ग में 25 बिंदु मिले हुए हैं। तो एक सामान्य नियम है कि किसी भी भाव में कम से कम 28 बिंदु मिलने चाहिए, 28 ना हो तो 25 मिलने चाहिए। 25 से कम होने पर मामला खराब हो जाता है, उस भाव की हानि वहां पे हो जाती है। यह 24 है और यहाँ 25 है, तो ये दोनों भाव हम इसको कमजोरी मानेंगे सर्वाष्टक वर्ग के आधार पर। ये दोनों भाव, ये जीवन साथी का भाव है और ये सैया सुख का जीवन साथी से मिलने वाले प्रेम का भाव हो गया, शारीरिक संबंधों का भाव हो गया, जहां भी सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु कम मिलते हैं। तो सर्वाष्टक वर्ग से ये सिद्ध हो जाता है। अब थोड़ी हम चर्चा कर लेंगे नवांश कुंडली के आधार पर, क्योंकि लगन कुंडली हमने देख ली, चंद्र कुंडली हमने देख ली, बिना नवांश के हम कोई भी भविष्य कथन हमको नहीं करना चाहिए। हालांकि नवांश कुंडली को लोग बोलते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन पे देखी जाती है, लेकिन आप जैसे लगन कुंडली का विश्लेषण करते हैं उसी प्रकार से भी आप नवांश कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। पूरी लगन कुंडली की तरह आप देखेंगे इस कुंडली को, तो आप देखें 7 नंबर नवांश कुंडली में आपका 7 नंबर आपकी तुला लगन निकलती है। इसको स्वामी आपके शुक्र बनते हैं। शुक्र आप देखें, शुक्र एक तो जन्म कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी है और नवांश कुंडली का लग्नेश भी बनता है। ये यानी कि पूरी तरह से आपका नियंत्रक ग्रह हो गया विवाह के मामले में। नवांश कुंडली का जो लग्नेश और नवांश कुंडली का सप्तमेश जो होता है विवाह को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। नवांश कुंडली का लग्नेश आपका शुक्र बनता है जो कि भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन ये बंजर राशि में बैठा हुआ, बंजर राशि ड्यूअल नेचर की राशि, मिथुन राशि, बंजर राशि। बंजर राशि हमेशा हानि करती है। यहाँ आप देखेंगे तो सप्तम भाव का स्वामी आपका शुक्र बनता है, बंजर राशि में बैठा है नवांश कुंडली में। नवम भाव आपका जब दूसरे भाव का स्वामी कुटुंब भाव का स्वामी है, वो आपके नवांश कुंडली में नीच का होकर बैठा हुआ है। सबसे मुख्य गड़बड़, जो सबसे खराब मामला, खराब स्थिति बनती है नवांश कुंडली में, वो है आपके सप्तम भाव में मंगल और शनि का एक साथ बैठना। हालांकि इस कुंडली में मंगल अपनी राशि में बैठे हैं, शनि नीच के होकर बैठे हैं, शनि का नीच भंग हो रहा है, लेकिन ये दोनों नैसर्गिक पापी ग्रह हैं और नैसर्गिक पापी ग्रहों का सप्तम भाव से संबंध बहुत ही ज्यादा हानिकारक सिद्ध यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद देखेंगे आप तो नवांश कुंडली के सप्तम भाव के में जो शनि बैठे हैं वो आपके शुक्र को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से, जो कि लगन कुंडली का लग्नेश, आपकी नवांश कुंडली का लग्नेश बनता है। तो शनि की दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है। ये इतना हानिकारक मामला नहीं है, लेकिन सबसे स्थिति खराब है आपके मंगल की और शनि की सप्तम भाव में स्थिति। आप अगर हम लगन कुंडली और नवांश कुंडली का आपसी संबंध देखेंगे तो लगन कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी बनता है शुक्र, तो वो आपकी नवांश कुंडली में मिथुन राशि में बैठा हुआ है और ये मिथुन राशि आपकी लगन कुंडली के अष्टम भाव में पड़ती है। इसका मतलब ये है कि आपकी सप्तम भाव का स्वामी, आपकी कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी दशम में तो दिख रहा है कि दशम में बैठा हुआ है, लेकिन वो अष्टम का फल भी देगा, क्योंकि नवांश कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी मिथुन में बैठा हुआ है और मिथुन राशि लगन कुंडली के अष्टम में पड़ती है। इसको बोलेंगे निधनांश, अष्टमांश। ये लगन और नवांश का आपसी संबंध इस प्रकार से विश्लेषण किया जाता है। और अगर आप नवांश कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी को देखेंगे
तो इसका स्वामी बनता है मंगल, वो जन्म कुंडली के आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ये दोनों तरह की स्थिति खराब होती है, अष्टम भाव बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है, ये आप जानते होंगे इस बात को। तो ये लगन कुंडली, नवांश कुंडली, चंद्रमा के आधार पर ये विश्लेषण हमने कर दिया कि ये विवाह में कुछ समस्या यहाँ पे इंगित हो रही थी, और विवाह ना होने के युग मैंने आपको पहले वहां बता दिए। इसके बाद एक चीज और आपको बता दें कि जब भी किसी कुंडली में विवाहहीनता के योग होते हैं तो उस कुंडली में संतान के भाव का भी विश्लेषण करना हमको चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सप्तम भाव को हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो पंचम भाव क्योंकि संतान का होता है, और जब संतान का भाव बली होता है किसी कुंडली में तो संतान का योग बनता है, और संतान हमारी तब होगी जब हमारा विवाह होगा, शादी होगी। तो इस कुंडली में भी हम संतान भाव का भी विश्लेषण करेंगे। जो 8 नंबर लगन होगी, लगन से पंचम भाव, यानी कि जहां 12 अंक लिखा हुआ है, जहां केतु बैठा हुआ है, पंचम भाव में केतु बैठ गए, एक अशुभ बात है लेकिन इतनी गंभीर नहीं है। इस पंचम भाव के स्वामी आपके बनते हैं गुरु। तो गुरु जो है एक तो पुत्र के और संतान के कारक ग्रह होते हैं, दूसरा गुरु आपके पंचम भाव के स्वामी बन गए, यानी कि आपके गुरु संतान के मामले में दोहरे दो तरह से आपके संतान के प्रतिनिधि बन गए। अब ऐसे गुरु पे यदि पाप प्रभाव पड़ेगा तो दुगना पाप प्रभाव संतान के मामले में आप जातक को झेलना पड़ेगा। सब पंचम भाव के स्वामी गुरु बनते हैं जो कि संतान के कारक ग्रह भी हैं, और वो लगन कुंडली से अष्टम भाव में मंगल के साथ बैठे। एक तो लगन कुंडली से अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी कि जीवन साथी के भाव का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ, ये यहाँ पे हानि स्पष्ट दिखाता है। पंचम भाव का स्वामी छठे, आठे, 12 में नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे अष्टम में चला गया। इसके साथ वो पंचम भाव का स्वामी गुरु आपके मंगल के साथ बैठे हैं। मंगल मतलब नैसर्गिक पापी ग्रह। तो इस मंगल की मंगल यहाँ पे इस गुरु की जीव सुख की हानि करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे केतु पंचम में बैठे हुए हैं, और सूर्य जो आपके 11 भाव से पंचम भाव को देख रहे हैं, क्योंकि सूर्य विच्छेद कराने वाला ग्रह है, और यहाँ पे शनि का नियंत्रक भी बनता है। शनि की आपके सूर्य की राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो सूर्य का पंचम भाव पे दृष्टि ये पंचम भाव को पूरी तरह से पीड़ित कर रही है। पंचम भाव का स्वामी स्वयं गुरु बन के अष्टम भाव में मंगल के साथ बैठे हुए हैं। ये दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे संतान का मामला खराब है, संतान पक्ष कमजोर यहाँ पे स्पष्ट नजर आ रही है। राहु केतु का अच्छा आपको मैंने पहले बता दिया। इसके बाद आप और चीज देखें, भावार्थ भावम सिद्धांत, पंचम से पंचम का आप नियम लगाएंगे तो नवम भाव भी आपके संतान का होता है। तो नवम भाव को आप देखेंगे तो पीछे मंगल है और आगे शनि है। नवम भाव पाप कर्तृ दोष में आ गया, नहीं संतान का 60% मामला खराब यहाँ पे कर दिया। और संतान के जो पंचम से पंचम है नवम भाव के जो स्वामी बनते हैं चंद्रमा, उस पर भी आपका मंगल की दृष्टि जो मैंने पहले विश्लेषण किया था चंद्र कुंडली के आधार पे, वो आपका पंचम भाव पंचम से पंचम यानी संतान भाव के लिए उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये भाव आपका पीड़ित हो गया। भावार्थ भाव सिद्धांत के आधार पर मैंने आपको बताया है। और इसके बाद आप चंद्र कुंडली से भी आप देखना चाहेंगे पंचम भाव को, तो चंद्रमा ये गया आपका तीसरे भाव में 1 2 3 4 5, यानी कि जहाँ 2 नंबर लिखा है वो चंद्र कुंडली का पंचम भाव बनता है। इसको स्वामी 6 7 8, यानी कि चंद्र कुंडली का पंचम भाव का स्वामी अपने से अष्टम भाव में चला गया। चंद्र कुंडली का पंचम भाव का स्वामी चंद्र कुंडली में अष्टम भाव में चला गया, शनि के साथ बैठा हुआ है। तो आप देखें तो चंद्र कुंडली के आधार पे भी आपका पंचम भाव यहाँ पीड़ित हो जाता है। और नवांश में भी आप देखेंगे तो नवांश में आपका पंचम भाव का स्वामी गुरु बनते हैं, वो नीच के होकर केतु के साथ बैठे हुए हैं। और इसके साथ पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव जो संतान का है वो केतु और सूर्य के बीच पापगत दोष में है, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनि, वो आपके नीच के होकर बैठे हुए हैं, मंगल के नैसर्गिक पापी मंगल ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। तो आप देखेंगे लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली में आपका पंचम भाव भी यहाँ पीड़ित नजर आ रहा है, पंचम भाव कमजोर स्पष्ट नजर आ रहा है। ये इसलिए विश्लेषण मैंने किया क्योंकि सप्तम भाव हमने देख लिया और विवाहहीनता के उसमें योग नजर आ रहे हैं, लेकिन पंचम भाव देखना अनिवार्य है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पंचम भाव बली होने के कारण कोई संतान का योग बन रहा हो, संतान का योग यहाँ पे नहीं बन रहा है। संतान क्योंकि योग संतान का इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि पंचम भाव, पंचम से पंचम भाव, चंद्र कुंडली से पंचम भाव, नवांश कुंडली से पंचम भाव, और इससे भी पंचम का पंचम लगा देंगे तो भी ये पीड़ित निकलेगा। यानी कि आपके नवांश कुंडली का नवम भाव जिसका स्वामी आपका बुध बनता है, बुध आपके लगन में बैठा हुआ जिसपे नैसर्गिक मंगल और शनि की दृष्टि पड़ी हुई है एक साथ। नैसर्गिक पापी ग्रह मंगल शनि की दृष्टि पड़ी है,
तो ये भी संतान के मामले में अशुभ फल देगा। ये पाराश्री के आधार पे यहां मैंने विश्लेषण कर दिया, लेकिन अब आप जेमिनी के आधार पे देखना चाहेंगे तो जेमिनी के आधार पे मैं संक्षेप में आपको बता दूंगा। ये आपका चंद्रमा आत्मकारक ग्रह बनता है, जो आपके जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बैठा हुआ है, और ये नवांश कुंडली में आपका कन्या राशि में बैठा हुआ है। इसको बोलेंगे कारकांश। तो कन्या राशि आपकी कारकांश निकलती है। तो कारकांश में आपके सूर्य राहु बैठे हुए हैं, और कारकांश से यानी कारकांश कुंडली से सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है। और ये सूर्य जो है वो ज्ञाति कारक है, कुंडली का ज्ञाति कारक, यानी कि छठे भाव की तरह काम करने वाला ग्रह, जो आपकी जो डिग्री जब हम कम करते हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री का ग्रह जो होता है वो आत्मकारक ग्रह होता है, उससे कम अमात्यकारक ऐसे कर नीचे आएंगे, तो छठवें क्रमांक पे जो ग्रह आएगा उसको ज्ञाति कारक बोलेंगे। तो कारकांश कुंडली से सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है। कारकांश कुंडली से सप्तम भाव का स्वामी बनता है गुरु, जो कि नैसर्गिक पापी ग्रह मंगल के साथ बैठा हुआ है। और सूर्य, अब सूर्य को आप देखेंगे तो कारकांश कुंडली से सूर्य सप्तम भाव को जेमिनी दृष्टि से भी देख रहे हैं, और सप्तम भाव के स्वामी गुरु जो बनते हैं, जो विवाह के नियंत्रक हो गए, उसको आपकी मंगल नैसर्गिक पापी ग्रह के साथ बैठे, और जेमिनी दृष्टि से आपके ज्ञाति कारक सूर्य और राहु आपके सप्तम भाव के स्वामी को देख रहे हैं कारकांश कुंडली से। तो कारकांश कुंडली से ये आपका सप्तम भाव बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट और पीड़ित नहीं रहता है कि यहाँ कारकांश कुंडली से जो एक तो सूर्य नैसर्गिक पापी ग्रह है, विच्छेद करने वाला ग्रह है, ऊपर से वो ज्ञाति कारक ग्रह बन जाता है, जो छठे भाव की तरह काम करता है। तो उसका और राहु का दोनों का प्रभाव सप्तम भाव पे और सप्तम भाव के स्वामी गुरु पे बन रहा है, और गुरु आपके मंगल के साथ भी बैठे हुए हैं। तो कारकांश कुंडली से सप्तम भाव एकदम क्लियर बेकार हो गया। इसके बाद आप देखेंगे पद लगन। तो पद लगन से भी आप, और देखिए इसके बाद एक चीज और बताऊं, कारकांश कुंडली से आपके 12वें स्थान में जो दारा कारक बनते हैं वो शनि बनते हैं, और दारा कारक कारकांश से 12वें स्थान में पड़े हुए हैं। तो दारा कारक का कारकांश कुंडली से 6वें 8वें 12वें में जाना कहीं ना कहीं अशुभता का संकेत है। ज्यादा विस्तार में हम बात नहीं करेंगे जेमिनी के बारे में। आपको पद लगन के बारे में आप देखेंगे तो पद लगन से सप्तम भाव ये गया और अष्टम भाव यहाँ आ गया। तो पद लगन से अष्टम भाव में दारा कारक बैठा हुआ है। नैसर्गिक जो पापी ग्रह बनते हैं शुक्र शनि, वो दारा कारक है, और नैसर्गिक जो दारा कारक शुक्र होता है पत्नी कारक ग्रह, उसके साथ पद लगन से अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो कारकांश से 12वें भाव में आपके दारा कारक बैठे हैं, और पद लगन से आपके अष्टम भाव में दारा कारक बैठे हैं। ये तीनों की दोनों प्रकार से अशुभ स्थिति बनती है विवाह के मामले में। अब उपपद की बात हम करेंगे तो उपपद में आपका उपपद बनता है मिथुन राशि, और मिथुन से सप्तम भाव को देखेंगे तो उसको स्वामी आपका गुरु बनता है। वो नैसर्गिक मंगल के साथ बैठा है, और सूर्य की राहु की दृष्टि है सप्तम भाव पे और सप्तम भाव के स्वामी पर, यानी उपपद कुंडली से उपपद से सप्तम भाव का स्वामी गुरु बनता है। तो उपपद पर, उपपद के स्वामी पर आपके दारा कारक आपके सूर्य की, राहु की और मंगल का प्रभाव है। सूर्य मतलब ज्ञाति कारक, मंगल मतलब नैसर्गिक आपका पापी ग्रह, और राहु नैसर्गिक पापी ग्रह। इनका प्रभाव यहाँ पे अशुभ संकेत देता है। कुछ लोग स्वांश कुंडली भी देखते हैं, स्वांश निकलती है आपकी कन्या राशि, उससे दारा कारक आपके बनते स्वांश कुंडली से सप्तम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, जो नैसर्गिक ज्ञाति कारक हैं, जो अशुभता दिखाते हैं, छठे भाव की तरह काम करते हैं। छठा भाव मतलब लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी या जीव सुख की हानि करने वाला भाव या ग्रह। तो सूर्य यहाँ पे नैसर्गिक एक तो विच्छित करने वाला ग्रह है, साथ में वो जेमिनी से ज्ञाति कारक बनता है। स्वांश से सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति यह अशुभ संकेत है। और सप्तम भाव का स्वामी, स्वांश कुंडली से सप्तम भाव का स्वामी गुरु बनता है, जो कि नीच के होकर केतु के साथ बैठे हुए हैं। विश्लेषण और भी यहाँ पे कर सकते हैं जेमिनी से, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने पाराशरी जेमिनी के आधार पर विवाह के मामले में और साथ में संतान का भी हमने विश्लेषण कर दिया। तो ये दोनों संतान और विवाह का दोनों का आपका आपस में कुंडली देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई ना तो कुंडली में संतान का योग है और ना ही एक वैवाहिक जीवन जीने का योग है। इसलिए जातक का साधना तो शादी हुई और ना ही संतान हुई। हालांकि जातक के बहुत से अनेक प्रेम संबंध वहां पर रहे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही।